नमस्कार। मैं सत्यकाम। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। हिंदी पढ़ाता हूँ, भाषा और साहित्य। आज इस ईपीजी पाठशाला के हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के अंतर्गत हम जिस इकाई की चर्चा करेंगे वह इकाई है मैला आंचल के पात्र। आप जानते हैं कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे इस सत्र में। इस जिस इकाई पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले तो ये जान सकेंगे कि किसी भी उपन्यास में पात्र का क्या महत्व होता है, क्यों पात्र की चर्चा की जाती है हर एक उपन्यास को पढ़ने में, उपन्यास को समझने में। तो पात्रों का क्या महत्व होता है उसको आप समझ सकेंगे और उपन्यास को भी समझने के लिए बड़ा जरूरी होता है। दूसरी बात, बार बार ये बात कही जाती है कि जो मैला आंचल का मेरीगंज है वही नायक है। तो इतने पात्र हैं और इतने पात्रों में से किसी को नायक नहीं माना गया, तो ये देखने का बहुत बड़ा नजरिया आपको मिलेगा कि किस प्रकार रेणु ने अपने इतने पात्रों के माध्यम से, बड़ी भारी पात्रों की संख्या है, इन पात्रों के माध्यम से किस तरह से एक अंचल को, एक गांव को, एक प्रदेश को, उसके यथार्थ को सामने रखने में उनको इन पात्रों के सहारे मदद मिली। और निश्चित रूप से जब हम पात्रों पर बात करेंगे तो मैला आंचल में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, कौन कौन से गौण पात्र हैं, इन पात्रों की क्या भूमिका है और रेणु ने इन पात्रों से काम कैसे लिया है, इस पर चित्रण करेंगे और उनके पात्र कितने जीवंत हैं और उनके पात्र किस प्रकार पेश आते हैं, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लगभग 250 पात्र हैं उसमें। कुछ पात्र गांवों में रहते हैं, कुछ पात्र शहरों से आए हैं, कुछ पात्र आते जाते रहते हैं और कुछ पात्र न गांव आते हैं न वहां के जीवन में शामिल होते हैं, लेकिन उस उपन्यास में उन पात्रों की आवाजाही होती है। तो इस प्रकार एक बृहद रचना संसार रेणु ने इस उपन्यास में अपने पात्रों के जरिए विकसित किया है। आमतौर पर जब हम किसी उपन्यास पर विचार करते हैं तो खोज करते हैं कि नायक कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है इस उपन्यास का। तो इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है कि इसमें कोई नायक नहीं है, कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, कोई केंद्रीय चरित्र नहीं है, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बल्कि सब मिलकर उस अंचल के यथार्थ को सामने रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि इसमें कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, इसके बावजूद कि कोई नायक नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति नायक नहीं है, सारे पात्र इतने जीवंत, इतने सशक्त और इतने प्रभावी बन पड़े हैं कि उनके माध्यम से वो पूरा का पूरा यथार्थ, उस समय के भारत का सच हमारे सामने आ जाता है। और ये सब पात्रों के माध्यम से ही रेणु ने किया। और जो पात्र की जो इंटेग्रिटी है, जो पात्र की जो सूक्ष्मता है, वो पात्र की सूक्ष्मता प्रभावित करती है।
बड़ी सूक्ष्मता से रेणु ने अपने पात्रों को बुना है। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे ही बुना है उन्होंने अपने पात्रों को, और एक जो मुकम्मल व्यक्ति खड़ा किया है। हम और आप भी तो उपन्यास के एक पात्र हो सकते हैं, और हम अपने जीवन में जैसे हैं, उपन्यास के पात्र भी उपन्यास के जीवन में वैसे ही होते हैं। तो वह उपन्यासकार या वह कृति सफल होती है, बड़ी होती है, क्लासिक होती है, जिसमें पात्र जीवंत होते हैं, पात्र सजीव होते हैं, और उस पात्र पर आप भरोसा करते हैं। तो रेणु ने भरोसा करने वाले, यानी ये जो पात्र जैसा रेणु जैसा रचनाकार दिखा रहा है, सचमुच पात्र ऐसा होता है। लेकिन सभी जो रचनाकार होता है उसके कुछ आदर्श होते हैं, और उन आदर्शों को जैसे ही वो अपने पात्रों पर आरोपित करने का प्रयास करता है, वो पात्र अस्वाभाविक हो जाते हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार कुछ पात्रों पर अपने आदर्शों को आरोपित हृदय परिवर्तन जैसे, ये हृदय परिवर्तन वाला मामला जो प्रेमचंद के समय से ही चला आ रहा है, एक आकांक्षा होती है कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए। मनुष्य की कमजोरी दिखाते 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 जब रचनाकार उकता जाता है, तो लगता है कि जो सबसे खराब चरित्र है, जो सबसे दुष्ट चरित्र है, उसमें भी मानवीयता दिखाओ, उसका हृदय परिवर्तन करा दो, और यहीं पर वो चरित्र लड़खड़ा जाता है, उपन्यास की कृति में झोल आ जाता है। तो ये सब भी आपको इस कृति में मिलेगा, ये कमियां मिलेंगी पात्रों में। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे पात्र हैं रेणु के मैला आंचल में, और उनके द्वारा रेणु क्या क्या करवाते हैं। मेरीगंज नामक एक जगह है जहां पर विभिन्न वर्गों के लोग, वर्णों के लोग रहते हैं, और एक छोटा सा गांव है मेरीगंज। कथा संसार इस छोटे से गांव में घूमता रहता है, लेकिन पात्र इतने ज्यादा, ऐसा लगता है कि हर एक घर का चित्रण है, गांव में जितने व्यक्ति रहते हैं सबका चित्रण कर दिया है। और ये जो जिस यथार्थ को सामने लाने का प्रयास किया है रेणु ने, आजादी के बाद के यथार्थ को, उनको पात्रों के माध्यम से सामने रखा है, और ये पात्र बड़े ही जीवंत हैं। रेणु ने जिस प्रकार इस उपन्यास में उस गांव का चित्रण किया है, और उसको मैं अभी उद्धृत कर रहा हूं, और उस गांव में जितने भी टोले हैं, जितने भी बरन हैं, सबके प्रतिनिधि चरित्रों का निर्माण किया है। उसको हम आगे देखेंगे। पहले मैं उद्धृत करता हूं मैला आंचल को। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला नदी भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गढ़ों में पानी जमा रहता है,
मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गढ़ों में कोशी स्नान करने के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी होती है। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं दलों में बटे हुए हैं। सारी मेरीगंज में 10-12 पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। किस प्रकार इन पात्रों की भूमिका है उसका बड़ा ही बेबाकी से चित्रण रेणु ने किया है। 2 तरह के अगर हम पात्रों को बांट कर देखें तो पात्र तो कई तरह के हैं, लेकिन जो गांव की शोषण व्यवस्था है उसमें एक शोषक है विश्वनाथ प्रसाद। तहसीलदार है, लोगों का शोषण करता है और किसानों को ऋण देता है, कर्ज देता है, उनसे सादे कागज पर अंगूठों से की टीप लेता है और वो बड़ा ही चतुर और शातिर पात्र है। वो गांव में झगड़ा लगाने और फूट डालने, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करता है। अब उसने हजारों बीघा जमीन अपने कब्जे में ले रखी है, उसको बचाना है। दूसरी तरफ संथाल हैं जो भूमिहीन हैं, उनका शोषण किया गया है, इसलिए वो आक्रमण करते हैं। तो ये संथालों के खिलाफ इन गरीबों को लामबंद करते हैं। इस प्रकार वो गांवों में फूट डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है और कई बार उसके चरित्र में ऐसी क्रूरताएं मिल जाती हैं, जैसे गांव वालों को पीटना, बेगार लेना। ये पूरा चरित्र जो रेणु ने खड़ा किया है, वो चरित्र एक जमींदार से बदले तहसीलदार की है। और जो सामंतवाद टूट रहा है, पूंजीवाद का प्रवेश हो रहा है, लोकतंत्र का आगमन हो रहा है, उसको वो बड़ी बारीकी से देखता है विश्वनाथ प्रसाद। और बाद में तो जाकर वो कांग्रेस का एक नेता भी बन जाता है। और ये दिखाते हैं कि किस तरह अपनी तहसीलदारी जो मिली है उसके बल पर उसने किसानों की जमीन हड़प रखी है। और उसके पिता ने भी छल प्रपंच का सहारा लेकर संपत्ति अर्जित की थी। और इस प्रकार एक पूरे के पूरे वर्ग का चित्रण है इस उपन्यास में, जिसका प्रतिनिधित्व करता है विश्वनाथ प्रसाद। अब आजादी के बाद जो जन आंदोलन होता है, तो वो जन आंदोलन में हिस्सा लेने लगता है। वो तहसीलदारी से इस्तीफा दे देता है, खद्दर पहनने लगता है और जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य बन जाता है। कपड़ा, सीमेंट, चीनी का परमिट देने का उत्तरदायित्व उस पर आ जाता है। और इसका लाभ उठाने के लिए क्या करता है वो, कि जो बालदेव नाम का एक पात्र है उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वो एक छद्म गांधीवादी बन जाता है। अब तक जो किसानों का शोषक था, वो पूंजीवादी व्यवस्था में खद्दर का
वेश पहनकर अपना रूप बदल लेता है, लेकिन रहता है वो शोषक ही। तो शोषक किस प्रकार आजादी के बाद जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार से आजादी के बाद विकसित हुई, जिसमें जमींदार, पूंजीपति और जितने भी शोषक वर्ग थे सब राजनीति में चले आए, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि अब राजनीति यानी जो लोकतंत्र का जो विकास होगा उसमें ये नेता ही राज करेंगे। तो पहले भी वो राज करते थे, सामंती व्यवस्था में भी और लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था में भी राज करने के लिए, पूंजीवाद से हाथ मिलाने के लिए उन्हें लगा कि पूंजीपति बनना श्रेयस्कर है और पूंजीपति बनकर राजनेता बनना श्रेयस्कर, ताकि शोषण फिर से किया जा सके। और राजनीति को उन्होंने शोषण का हथियार बनाया और इसका बहुत अच्छा डिपिक्शन, इसका बहुत अच्छा चित्रण जो पूरे उपन्यास में हुआ है, इस तहसीलदार के चरित्र के माध्यम से, वह अद्भुत है। और किस तरह से वो पिछड़ी जाति के लोगों को ठगता है, हरिजनों को झूठे दिलासे देता है और उनको संथालों के खिलाफ खड़ा करता है। वो बाहरी और मूल निवासी का झगड़ा लगाता है। आज भी ये झगड़े जगह जगह लगाए जाते हैं। गांव वालों से कहता है कि तुम मूल निवासी हो और ये संथाली बाहरी हैं, ये तुम्हारे खेतों पर आक्रमण करते हैं, जबकि हरिजनों के पास कोई खेत नहीं है, दलितों के पास कोई खेत नहीं है। लेकिन जो अपना और पराया की भावना जो भर दी है, तो एक दलित दूसरे दलित के खिलाफ लड़ जाता है, खड़ा कर देते हैं। इसलिए जब संथाल आक्रमण करते हैं उस गांव पर, तो मेरीगंज के सारे दलित और सवर्ण भी, तथाकथित सवर्ण भी, राजपूत टोला के सभी लोग उस संघर्ष में विश्वनाथ प्रसाद का साथ देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद डाकुओं से भी संबंध रखता है। इसमें जब ये संघर्ष होता है संथालों और उनके बीच, तो कई लोग मारे जाते हैं और वो अपने दिल की बात एक दिन कहता है डॉक्टर प्रशांत से। किस तरह एक जो उसके अंदर जो एक चाल है, जो एक घात लगा के बैठा रहता है शिकार के लिए, और किस प्रकार अपनी बोली बदल लेता है। वो प्रशांत से कहता है कि जिस दिन धनी, जमींदार, सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असली सुराज हो जाएगा। अब ये बताइए कि वही शोषण कर रहा है और वही उस वर्ग के खिलाफ बोल भी रहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद का जो चरित्र गढ़ा है रेणु ने, एक शिक्षित, चालाक और क्रूर व्यक्ति का चरित्र है। लेकिन रेणु ने जो इस अंत में जो इस पात्र का हृदय परिवर्तन करा दिया है, वो तर्क आधारित नहीं। इतना क्रूर और घृणास्पद व्यक्ति दयालु कैसे हो सकता है? उसका स्वार्थ तो उससे, उसके वर्ग से जुड़ा हुआ है। क्या उसने अपने को डिक्लास कर दिया? क्या उसने अपने वर्ग की सारी विशेषताएं छोड़ दी? बिना इसके किए हुए उसको एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं और सबको वो 5-5 बीघे जमीन, 10-10 बीघे जमीन लौटा देता है
और इतना नहीं, संथालों को भी वो जमीन बांटता है। इस तरह का हृदय परिवर्तन विश्वसनीय नहीं है। वो 100 बीघे जमीन किसानों में बंटवा देता है। ये रेणु की ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश इस रूप में है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत सी जमीन है, वो गरीबों में जमीन बांट दें। भूदान जैसी परिकल्पना। कोई कारण समझ में नहीं आता, बस इतना ही है कि ये एक दिली तमन्ना है रेणु जैसे लेखकों की, और वो दिली तमन्ना इस तरह से सामने आती है, लेकिन इससे चरित्र अविश्वसनीय बन जाता है और उसका हृदय परिवर्तन करा के रेणु ने इस चरित्र को कमजोर कर दिया है। इस उपन्यास में एक और तहसीलदार प्रकट होता है, हरगौरी, जो राम कृपाल सिंह के पिता है। ये पात्र हैं उपन्यास के। राम कृपाल सिंह राजपूत टोला के सदस्य हैं, 300 बीघा के मालिक हैं, लेकिन वह मजदूरों का शोषण तो करता है, लेकिन वो तहसीलदार की तरह इतना चालाक नहीं है। लेकिन उसका अपना मजदूर टोला है, ततमा टोला और पासवान टोला। वह भी बिल्कुल उसी की तरह, तहसीलदार की तरह, अंगूठे का निशान लेकर किसानों को, अपने जो बंधुआ मजदूर हैं उनको धान देता है। लेकिन वो उनके जैसा चालाक नहीं है, क्योंकि कालीचरण के कहने पर, कालीचरण एक महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास का। कालीचरण के कहने से, जब टीप देने से वो मजदूर मना कर देते हैं, तो गांव में बलवा हो जाता है और उसके खलिहान में लूट मच जाती है और वो अपनी संपत्ति नहीं बचा पाता है, और बड़ी चालाकी से विश्वनाथ प्रसाद उसे हड़प लेता है। तो इस प्रकार ये दिखाया है रेणु ने कि हर एक शोषक जो है वो विश्वनाथ प्रसाद की तरह चालाक नहीं हो सकता है। उपन्यास में एक महत्वपूर्ण पात्र है डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत गांव में आते हैं अपने आदर्श के कारण। उन्हें और भी कई बुलावे थे, लेकिन वो और भी कई अवसर थे उनके पास आगे बढ़ने के, लेकिन वो गांव आते हैं। निश्चित रूप से ये भी एक आदर्श है रेणु का कि पढ़े लिखे व्यक्ति गांव आए, गांव में ज्ञान का संचार करे। और ये बताया जाता है कि पटना से वो MBBS की डिग्री प्राप्त की है, विदेश की नौकरी को ठुकराकर गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार पर शोध करना चाहता है, और इसी के लिए वो मेरीगंज पहुंचता है। पहुंचा तो वो शोध करने के लिए, ताकि गरीबों में ये बीमारी ना हो, लेकिन वो गांव के जीवन में बिल्कुल घुल मिल जाता है। वो गरीबों की सेवा करने लगता है और गरीबों के दुख दर्द का साथी बन जाता है। इसी क्रम में उसे गांव के असल दुख का पता चलता है। जब हैजा फैलता है तो कुओं में दवा डलवाता है, लोगों को इंजेक्शन दिलवाता है। क्या देखता है, और उसकी आंखों से, उसके माध्यम से रेणु एक गरीब, निर्धन और मैले अंचल को दिखाना चाहते हैं। उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं। ये हम देख रहे हैं डॉक्टर प्रशांत की आंखों से। आसपास के 10-15 गांव का परिचय प्राप्त किया है, भयातुर इंसानों को देखा है, बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को पढ़ने की चेष्टा की है, रोगियों को देखकर उठते समय छींके पर टंगी हुई खाली मिट्टी के हांडियों से उसका सर टकराया है।
7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाद के साग पर पलते देखा। धीरे धीरे डॉक्टर प्रशांत को गांव वालों की इस दुर्दशा का कारण समझ में आ जाता है। वह कहता है, रिसर्च पूरा हो गया है, उसने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत। इस रोग के 2 कीटाणु हैं। वह संथालों के संघर्ष में उनका साथ शारीरिक रूप से खड़े होकर तो नहीं देता, लेकिन वह संथालों को समझाता है कि तुम लोग ही अपनी जमीन के मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन का खेत बोया है, जमीन उसी की होगी। वह तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला से प्रेम करता है, लेकिन वह विश्वनाथ के अत्याचारों से परिचित है और वह उसका विरोध भी करता है। वह कालीचरण से कहता है, तहसीलदार साहब मुझसे उम्र बड़े हैं, कमला की बीमारी के चलते मुझे वहां ज्यादा आना जाना पड़ता है। वे मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तहसीलदार साहब के अन्याय का भी समर्थन करूंगा अथवा पक्ष लूंगा। पूरे उपन्यास में जिस प्रकार से डॉक्टर प्रशांत के चरित्र को गढ़ा गया है, उसको देखने से यह लगता है कि जो भावनात्मक संवेदना और सर्वस्व बलिदान करने की जो परिकल्पना रेणु की है, वह एक बेचैनी भरे दमघोटू माहौल में वो एक रोशनी की तरह सामने आता है। और यह रेणु की परिकल्पना है, रेणु का आदर्श है। रेणु का आदर्श पात्र है डॉक्टर प्रशांत। वो विरोध करता है, तहसीलदार का विरोध करता है, उन क्रूरताओं का विरोध करता है जिसमें गरीबों का शोषण हो रहा है। एक प्रमुख पात्र है बावन दास, और बावन दास कई रूपों में उपन्यास में पर छाया रहता है, उपन्यास को प्रभावित करता है। वो मेरीगंज आया है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और वो देखता है कि कांग्रेस अपने आदर्शों से भटक गई है। वो देखता है कि जो लोग आजादी के आंदोलन के दौरान स्वयंसेवकों के खिलाफ काम करते थे, आज कांग्रेस पर उनका कब्जा है। वो देखता है कि किस प्रकार जुआ कंपनी चलाने वाले और अवैध धंधा करने वाले दुलार चंद कापरा जैसा व्यक्ति कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना हुआ है। वो अनुभव करता है कि भारत माता बेजार रो रही है। वह कचहरी जाता है, वहां रिश्वतखोरी देखता है, किसानों की दुर्दशा देखता है, और यह देखता है कि किस प्रकार तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद लोगों का शोषण करते हैं। बावन दास में गांधीवादी आदर्शों की झलक मिलती है, और उसके माध्यम से आजाद भारत में गांधीवादी आदर्शों को कुचलने के दर्शन भी होते हैं। हम उसकी आंखों के जरिए किस प्रकार गांधीवादी आदर्श का लोग मखौल उड़ा रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, इसका चित्रण उसके माध्यम से किया गया है। और इस प्रकार बावन दास एक ऐसे चरित्र के रूप में सामने आता है जो गांधीवादी आदर्शों के अवमूल्यन की आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे और उसकी मृत्यु भी होरी की मृत्यु की तरह होती है। उसकी मौत भी संघर्ष करते हुए होती है, शोषण का संघर्ष करता है, शोषण के खिलाफ। उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है, उसकी लाश को नदी में फेंक दिया जाता है, और इस प्रकार इस चरित्र के माध्यम से एक पूरे समाज की आलोचना प्रस्तुत करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। भारत की राजनीति
भारतीय समाज किस प्रकार से मूल्यहीन हो रहा है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, वह दिखाया है बावन दास के चरित्र का निर्माण करके। कुछ चरित्रों का निर्माण किया है रेणु ने इस प्रकार कि वो जो भारतीय राजनीति किस रूप में जाएगी और जाति व्यवस्था किस प्रकार राजनीति का हथियार बन रही है और किस प्रकार गांव की राजनीति को जातिवादी राजनीति के से जोड़ा जा रहा है, वो कालीचरण के का जो चरित्र निर्मित किया गया है कि कालीचरण एक पिछड़ी जाति का सदस्य है और एक उत्साही चरित्र, उत्साही पात्र के रूप में सामने आता है, एक निडर और साहसी पात्र के रूप में सामने आता है। वो जानता है कि यदि वो प्रयास करेगा तो उसे सफलता मिलेगी, उसमें एक आत्मविश्वास है। वो जो मेरीगंज के जो पिछड़े वर्ग के पात्र हैं उनमें सम्मान की भावना जगाने का प्रयत्न करता है और उसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप तंत्रिमा टोली की पंचायत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। कोई औरत अब बाबू टोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आवे कोई हर्ज नहीं, किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले उसी में सबों को संतोष करना होगा। इतना ही नहीं, उसका साहस तब भी देखने को मिलता है जब महंत कुछ अपने जो उस मठ है उसमें गड़बड़ करने का प्रयास करता है और महंती हड़पने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में कालीचरण सामने आता है, तो एक साहसी पात्र के रूप में, अन्याय का विरोध करने वाले पात्र के रूप में वो सामने आता है। बालदेव भी इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वो एक स्वाधीनता के लिए उसने लड़ाई लड़ी है। वो गांधीवादी है, अहिंसा, अनशन और सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण के रास्ते पर चलता है। हिंसा का घोर विरोधी है। गांव के अस्पताल के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसमें कुछ मानवीय कमजोरियां हैं और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी उसमें राजनीतिक समझदारी की भी कमी है थोड़ी सी, और वो भूमिपतियों और पूंजीपतियों जो कांग्रेस के वेश में सामने आ गए हैं उनका मोहरा बन जाता है। ये उस चरित्र के द्वारा रेणु ने स्पष्ट रूप से ही दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार कांग्रेसी कार्यकर्ता इन पूंजीपतियों के चक्र में फंस जाते हैं जिन्होंने खद्दर पहन रखा है। इसी प्रकार बहुत सारे पात्र हैं। महंत सेवादास हैं जिनके माध्यम से जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें किस तरह भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी चर्चा हुई है। यदि हम मैला आंचल के स्त्री पात्रों की चर्चा न करें तो निश्चित रूप से मैला आंचल अधूरा रहेगा, यह चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए, मैला आंचल के कुछ चरित्र ऐसे हैं और रेणु ने उन चरित्रों को इस रूप में चित्रित किया है कि एक पूरी जो सामंती व्यवस्था है उस सामंती व्यवस्था का दृष्टिकोण सामने आता है। और वो ये कि जो पात्र हैं उनको रेणु ने दिखाया है कि किस प्रकार से उनका उन्मुक्त संबंध है, किस प्रकार वो उन्मुक्त संबंध में विश्वास रखती हैं। रमजू की जो मां है, तंत्रिमा टोली की जो दलित महिला है, वो खुले और मुक्त संबंध में विश्वास रखती है। वो जानती है कि जिस शरीर के कारण बड़े बाबू लोग उसका शोषण करते हैं,
तो वो अपने शरीर को महत्व ही नहीं देती। कुछ लोग इस प्रकार के चरित्र को चरित्रहीन कह लेंगे, भ्रष्ट कह लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फुलिया भी है, वो भी उसी इलाके, उसी बिरादरी की। तो एक जो मानसिकता है, उस मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन चरित्रों के सामने से आया है। कमली के द्वारा जो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है, एक सामान्य चरित्र गढ़ा है, जो डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है, और उस चरित्र के माध्यम से भी रेणु ने गांव में रहने वाली स्त्री, खास तौर पर जो ऊंचे घर हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर में भी स्त्रियों की क्या दशा है, उसका चित्रण किया है। एक पात्र है लक्ष्मी। माने ये लक्ष्मी का लगातार शोषण करते हैं धर्म के मठाधीश। तो जितने भी पात्र इस उपन्यास में, या स्त्री पात्र इस उपन्यास में आए हैं, उनके माध्यम से स्त्रियों के, खासकर दलित स्त्रियों के शोषण का चित्र प्रस्तुत किया है। और रेणु ने अपने इस उपन्यास में निश्चित रूप से अपने पात्रों को इस प्रकार चित्रित किया है कि पात्र तो बहुत प्रमुख नहीं होते, लेकिन उन पात्रों के माध्यम से वो स्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो यथार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेमचंद के चित्रण के बाद प्रेमचंद भी उपन्यास को मानो चरित्र का एक दर्पण मानते थे, विश्वसनीय चित्र मानते थे। आगे रेणु की जो पात्र योजना है, जो चरित्र चित्रण है, उससे बड़े अभिभूत थे। वे लिखते हैं, पर मुझे तो कभी कभी अवश्य ईर्ष्या होती है उनके इन चरित्रों को अपने सामने पाकर। कितनी वैविध्य भरी, कितनी समृद्ध और कितनी खरी थी रेणु की यह दुनिया, जिसे वह कितने निरायास ढंग से सामने मूर्त कर देते थे। कैसी निरायास, लेकिन कितनी अचूक और दृढ़ थी उनकी पकड़। इसके बाद वो लिखते हैं कि उपन्यास की शक्ति की एक माप यह भी है कि उसने कितने स्मरणीय चरित्र हमें दिए हैं। इस कसौटी पर भी रेणु खरे उतरते हैं। उनके अनेक चरित्र न केवल हमारी स्मृति में बस जाते हैं, वरन हमारे अंतर विवेक को ऐसे रंग जाते हैं कि हम बार बार अपने जीवन में मिलने वाले चरित्रों को इन्हीं काल्पनिक चरित्रों की नाप से नापने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा अगेन, बहुत ही जीवंत चरित्र प्रस्तुत किया है। और कुल मिलाकर हम कहें तो मैला आंचल में रेणु को पात्रों की रचना में अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने एक विश्वसनीय, सजीव और विशिष्ट व्यक्तित्व से संपन्न चरित्रों का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात कि ये पात्र विशिष्ट हैं, जीवंत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पात्र इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो मेरी गंज से बड़ा हो जाए, और इसलिए वो सब मिलकर मेरी गंज के व्यक्तित्व को खड़ा करते हैं। और इसलिए एक ऐसा संसार इन चरित्रों के माध्यम से निर्मित है। छोटे छोटे पात्र हैं, लेकिन इन सभी छोटे छोटे पात्रों का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है। कुछ पात्रों का तो चित्रण केवल इसलिए किया गया है कि गांव में जो जहालत है, जो गरीबी है, जो बीमारी है, कुछ बीमार पात्रों के रूप में कुछ पात्र केवल आते हैं। तो गांव के यथार्थ को दिखाने के लिए, जैसे हम पौधे रोपते हैं, एक पूरी बगिया को
के सौंदर्य को सामने रखने के लिए, उसी तरह एक माली की तरह उन्होंने पात्रों को रोपा है कि एक पूरे बाग को दिखा सकें। जैसी पात्र योजना रेणु में है, और इतने बड़े, इतना छोटा स्थान और इतना बड़ा पात्रों का संसार, इसको जिस ढंग से रेणु ने खड़ा किया है, नियोजित किया है, और जितने पात्रों की संख्या ज्यादा होती है, लेखक के सामने उतनी ही ज्यादा चुनौती होती है। और उस चुनौती में रेणु निश्चित रूप से खरे उतरे हैं, और उनके सारे पात्र न केवल इस कथा संसार को स्वाभाविक और जीवंत और अविस्मरणीय बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया खड़ा करते हैं जो हमें बिल्कुल अभिभूत कर देती है, और हम उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं।